हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से दो इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन यार, एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। और गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, उसे डाउनलोड करने के बाद ये फर्स्ट विंडो अपीयर होगी, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपने क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके थ्रू आप हमारी करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हो, जिसमें 1 साल की और 2 साल की आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और उसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, लेकिन हम आपको क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इसको खरीदो, और साथ ही साथ जो है वो आपको ये पेपर को क्लियर करने में, आपके एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगी। हम आपको दे रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर में 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें एक में डिटेल्ड करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, और दूसरा होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। मतलब उस दिन के करंट अफेयर आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिए जाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास क्विज सेक्शन। क्विज सेक्शन में आप अपने आप को जान सकते हो कि मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है और कितना रिवाइज करने की जरूरत है। सेम ही आपको वीकली में मिलेगा, मतलब आपको डेली डिटेल्ड करंट अफेयर जो मिल रहे हैं, वैसे ही आपको वीकली डिटेल्ड करंट अफेयर्स मिलेंगे। फिर आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वो करंट अफेयर्स मिलेंगे वीक वाइज, और फिर हर वीक का जो है वो क्विज होगा, जिसमें आप अपने आप को जान सकते हो कि यार मुझे और करंट अफेयर याद करने की जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ, जिसमें आप पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर जो है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। उसको रिवाइज करने के लिए आप इस पीडीएफ का यूज करोगे, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। मतलब जितना भी डिटेल्ड करंट अफेयर होगा, उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिया जाता है। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर। इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको पूरे महीने के मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है आप इसको अपने एग्जाम से पहले यूज कर सकते हो, जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स। लेकिन स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों हमने। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? हम आपको कुछ स्मार्ट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइक टॉपिक वाइज पीडीएफ। टॉपिक वाइज का मतलब है यार, कुछ एग्जाम के लिए लाइक आपको ओनली अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर रिवाइज करने हैं, बुक्स एंड ऑथर रिवाइज करने हैं, तो हम आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसी 20 तरह की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मंथली वाइज ये कंपाइल होगी। तो आप देख सकते हो एप्स एंड वेब पोर्टल्स 2021 के, इंपॉर्टेंट डेज 2021 के, बुक्स एंड ऑथर 2021 के। तो इस तरह से ये कंपाइल जो है वो किए गए हैं। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर, अपॉइंटमेंट्स, तो इस तरह से इसको कंपाइल किया गया है। ऐसी जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, जो बैंक का एग्जाम देते हैं, उनके लिए हम 2 तरह के सेक्शन लेके आते हैं, जिसमें एक सेक्शन होगा जिसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो है वो बैंकिंग एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर्स देते हैं, और उसमें आपको एप्लीकेशन के ऊपर एक टेस्ट भी जो है वो अवेलेबल होगा, जिसमें आप अपने आप को जान सकते हो कि इस महीने के बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर आपको आते हैं नहीं आते। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसमें हर महीने जो है वो करंट अफेयर जो है वो कंपाइल करते रहते हैं, तो उसी के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर, जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें डिटेल्ड बजट, डिटेल्ड इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आ सकते हैं वो भी आपको यहां पे मिलेंगे। और गाइस, इसी के साथ हम आपको स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम हर स्टेट और यूटी को कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपको फायदा क्या होगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमें पता है कि आप स्टेट एग्जाम की भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसीलिए जो है वो अपने साथ में स्टेट करंट अफेयर भी जो है वो आपको मिलेगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यार, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही हैं, आपको कोई अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज ही यार हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जैसे डाउनलोड करेंगे, उसमें 1 साल का करंट अफेयर मतलब 2021 का, इसमें 2 साल का करंट अफेयर मतलब 2021-22 का मिल रहा है। लेकिन दोनों का ही प्राइस यार बहुत ज्यादा कम है। एक बार आप जरूर चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके ऊपर भी हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस कोड को यूज करोगे H10 को, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। और गाइज, अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो वो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है affairscloud.com/current affair। उसका प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा गया है। इवन उसमें हम आपको 6 मंथ के करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपने H10 कोड को यूज करना है और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो गाइस स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर। लेकिन फिर से सब बच्चों से कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और यार याद रखना है 700+ लाइक का टारगेट आप लोग ही हो जो अचीव करवा सकते हो। तो उसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो इस चीज में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने याद रखना है कि ये जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 या जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे होगा। हेडक्वार्टर जो है वो इसका होगा स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड में एक जगह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जहां पे हेडक्वार्टर है, वो है क्लॉगनी। तो ये आप याद रख सकते हो कि कहां पे हेडक्वार्टर है, क्लॉगनी में हेडक्वार्टर है। और इंडिया का रैंक दोस्तों इस बार बहुत ही पुअर है। मतलब टोटल जो कंट्रीज आंकी गई हैं इसमें वो 156 कंट्रीज आंकी गई हैं। और जेंडर गैप का मतलब यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका मतलब है कि मेन और फीमेल के अंदर या मेन और वुमेन के अंदर जो है वो कितना गैप है हर सेक्टर के अंदर। तो उसको लेके ये रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो 156 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है वो दोस्तों कितना है, 140th रैंक है। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। तो बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो वो भी किसी ना किसी इंडेक्स से लिंक्ड है, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इसी रैंक के लिए। तो इंडिया का जो स्कोर है वो है 0.625 और 140th रैंक है 156 कंट्रीज के अंदर। और याद रखना है ये जेंडर गैप इंडेक्स का 15th एडिशन जो है वो इस बार पब्लिश किया गया है। कौन सी कंट्री ने दोस्तों टॉप किया है, तो यहां पे टॉप किया है आइसलैंड ने इस इंडेक्स के अंदर। तो ये जरूर याद रखेंगे, आइसलैंड ने इसमें टॉप किया। ये 15वां इंडेक्स है, मतलब 15th एडिशन इंडेक्स है ये। और 12वीं बार मतलब 12th टाइम जो है वो आइसलैंड इसमें टॉप कर रहा है। दूसरा फिनलैंड का है रैंक, तीसरा नॉर्वे का है। लेकिन इंडिया का रैंक मैं पुअर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 2020 में इंडिया का रैंक बहुत ही अच्छा था। इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 112 था। मतलब इंडिया 28 स्थान मतलब 28 स्थान जो है वो नीचे गिर चुका है। और अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की भी बात करें, नेबरिंग कंट्रीज में भी इंडिया का रैंक जो है वो बहुत पुअर है। सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रैंक जो है वो इंडिया से पीछे है। अदरवाइज बाकी सारी कंट्रीज जो है वो इंडिया से क्या हैं, आगे हैं। और इवन जो अगर आप देखोगे पूरा साउथ एशियन कंट्रीज का रीजन, इसमें बांग्लादेश ने जो है वो क्या किया है, टॉप किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि 28 स्थान जो है वो इंडिया नीचे निकल चुका है। और इंडिया का रैंक 140th है और 156 कंट्रीज में से। और पुराना रैंक जरूर याद रखना है, 112 है। 15th एडिशन है, बात कर चुके हैं। कौन सी कंट्री ने टॉप किया, आइसलैंड ने टॉप किया। फिनलैंड और नॉर्वे सेकंड और थर्ड पे हैं। और इंडिया का 2020 में स्थान कौन सा था, 112 था। मतलब इस बार और भी पुअर हो चुका है। और ग्लोबल रैंकिंग अगर आप देखोगे, बांग्लादेश का रैंक जो है वो 65 है। मतलब ये साउथ एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश ने क्या किया है, टॉप किया है। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यार बांग्लादेश ने इसके अंदर क्या किया है, टॉप किया है। इवन अफगानिस्तान का 156 है, पाकिस्तान का 153 है। मतलब टॉप अगर आप देखोगे तो आइसलैंड है, बॉटम जो है वो कौन सी है, अफगानिस्तान है। क्योंकि ये रैंक कितनी कंट्रीज में से निकाला गया, 156। और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जो इंडिया से जो है वो क्या है, पीछे। अदरवाइज बाकी सारी कंट्रीज जो है वो क्या है, इंडिया से आगे हैं। जो साउथ एशियन कंट्रीज है, जिसमें अगर आप बात लोगे कुछ कंट्रीज की अगर मैं बात भी करूं तो यहां पे आप देख सकते हो भूटान का रैंक भी इंडिया से अच्छा है यार, 130th रैंक है भूटान का। श्रीलंका का रैंक इंडिया से बहुत अच्छा है, 116th रैंक है। इवन नेपाल, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यार उनका जेंडर गैप जो है वो बहुत ही कम है, 106th रैंक है। तो इसमें बांग्लादेश ने टॉप किया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से बाकी कंट्रीज, जो नेबरिंग कंट्रीज जिनको हम इंडिया से वीक मानते हैं, तो वो जेंडर गैप के अंदर इंडिया से क्या है, अच्छी हैं। तो आप देख सकते हो। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्लॉगनी स्विट्जरलैंड के अंदर। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्लॉस शेवाब। तो आप याद रख सकते हो सिर्फ नाम, और यहाँ पे याद रख सकते हैं आप क्लॉगनी स्विट्जरलैंड। तो कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं जिससे पता लगता है कि वुमेन जो हैं वो पीछे हैं मेन से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार इसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे, तो उसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की वुमेन की कितनी है, मेन की कितनी है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कितनी दी जाती हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो मेन की ज़्यादा है, वुमेन की ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे देखा जाता है। हेल्थ देखी जाती है किसकी ज़्यादा अच्छी है, सर्वाइवल रेट देखा जाता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखी जाती है कि कितनों को मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों को नोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन यार ऑप्शन वाले जरूर देख लो एक बार कि ऑप्शन वाले जो आपको 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं वो रैंक किस किस के अंदर मिले हुए हैं। तो जो आप फर्स्ट नंबर पे देख रहे हो, ये बेसिकली दोस्तों रैंक मिला है इंडिया को
हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट के अंदर अगर मैं कहूँ इसको सिंपल वर्ड में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर टॉप कंट्री कौन सी है? जापान है दोस्तों। टॉप कंट्री, सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है वो किसका है? जापान का है। मतलब उसको आप जो है वो फ्री एंट्री दी हुई है कि आप जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। मैक्सिमम कंट्रीज ने ऐसा किया हुआ है। तो हेनले पासपोर्ट के अंदर इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है? 85th है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है 121st। तो 121st जो है वो दोस्तों किसका है? 121st है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो यूएस बेस्ड जो है एक थिंक टैंक है, हेरिटेज फाउंडेशन, वो पब्लिश करता है। और इसमें टॉप किसने किया है? सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर ने इसके अंदर टॉप किया है। नेक्स्ट है 86th। तो ये भी आपने जरूर याद रखना है कि 86th रैंक जो है वो इंडिया का किसके अंदर है? ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये इसलिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रैंक पूछा जाता है। कौन पब्लिश करता है इसको? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इसको पब्लिश करता है। और इसमें टॉप किसने किया, मतलब सबसे कम करप्शन कौन सी कंट्री में है? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क के अंदर है। तो ये आपने जरूर याद रख लेना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच इंडियन डिस्कस थ्रोअर क्वालिफाइड फॉर द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, क्योंकि उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया है। और टोक्यो ओलंपिक्स आपको पता है कि 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण अब ये कौन से ईयर में हो रही हैं? 2021 में होंगी दोस्तों। मार्क किया गया है 23 जुलाई को ये स्टार्ट होंगी और 8 अगस्त को मतलब ये क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो ये टाइम पीरियड जो है वो इसका रखा गया है। और कौन से डिस्कस थ्रोअर जो है वो क्वालिफाई हो गया है? अब 2021 टोक्यो ओलंपिक्स भी कह सकते हो। नाम है उनका कमलप्रीत कौर। मतलब कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करती हैं? पंजाब से बिलोंग करती हैं। तो यार बाकी जो आप नाम देख रहे हो, कृष्णा पुनिया, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा मीटर तक जो है वो डिस्कस थ्रो जो है वो किया है। मतलब इनका जो रिकॉर्ड बन चुका है वो बन चुका है 65.06 मीटर। लेकिन इससे पहले जो रिकॉर्ड था इंडिया लेवल पे वो था 64.76। वो किसका था? कृष्णा पुनिया का था। तो ये पहली डिस्कस थ्रोअर बन चुकी हैं जो 65 मीटर का जो बैरियर है उसको तोड़ दिया है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने 65 मीटर का जो बैरियर है वो तोड़ दिया है। और ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए कितने मीटर चाहिए था? 63.50 मीटर। मतलब जो इसको तोड़ देगा वो ओलंपिक में क्वालिफाई कर जाएगा। तो इन्होंने तो यार तोड़ ही दिया, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड ही सेट कर दिया। तो इसका मतलब ये आपने याद रखना है। तो आंसर होगा दोस्तों कमलप्रीत कौर। तो आप देख सकते हो कमलप्रीत कौर का जो रिकॉर्ड बन गया 65.06 मीटर का। और ये 64th फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि पटियाला पंजाब में हुई, तो वहां पे उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया। और ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए इतने मीटर जो है वो डिस्कस थ्रो होना चाहिए था कम से कम। और ये पहली इंडियन वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने 65 मीटर के बैरियर को तोड़ दिया। इससे पहले कौन थी? कृष्णा पुनिया थी। उन्होंने 2012 के अंदर जो है वो 64.76 का रिकॉर्ड जो है नेशनल रिकॉर्ड एज ए वुमेन जो है वो सेट किया था। तो ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। 9 host cities in which country announced for 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप? तो अगर यार आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही हैं, तो आप यहाँ पे आंसर जो है वो दे सकते हैं। मतलब पहले जो है वो पता नहीं था कि एग्जैक्टली कौन से ग्राउंड्स में कौन सी सिटी में ये टूर्नामेंट होगा, लेकिन कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। क्योंकि आपको पता है कि मेन का जो 2022 का है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? वो दोस्तों कतर होस्ट कर रहा है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि 2022 का जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कतर जो है वो क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करें वुमेन वर्ल्ड कप, वो भी 2023 की। तो फटाफट बताएंगे कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया भी उसको होस्ट कर रहा है, न्यूजीलैंड भी कर रहा है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, बोथ बी एंड सी। इससे पहले ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2015 का, ये दोनों कंट्रीज मिलके होस्ट कर चुकी हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग सेरेमनी होगी 2023 में वो होस्ट की जाएगी न्यूजीलैंड की तरफ से, और जो एंडिंग मैच होगा वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होस्ट किया जाएगा। और जो बीच के मैच होंगे वो मिलके जो है वो दोनों कंट्रीज जो है होस्ट करेंगी। तो 9 सिटीज के अंदर, और मैं आपको बता देता हूं 10 अलग अलग स्टेडियम जो है वो इसके लिए अनाउंस कर दिए गए हैं कहां कहां पे ये मैचेस होंगे। तो जो ओपनिंग सेरेमनी होगी दोस्तों वो ऑकलैंड में होगी न्यूजीलैंड के अंदर। फाइनल जो है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले भी वर्ल्ड कप होस्ट कर चुके हैं, लेकिन फीफा वुमेन टूर्नामेंट जो है वो मतलब सबसे बड़ा कोई अगर हम टूर्नामेंट कहते हैं फीफा का, वो या तो मेन वर्ल्ड कप होगा
होगा या वुमेन वर्ल्ड कप होगा, तो कोई भी ऐसा बड़ा टूर्नामेंट फुटबॉल से रिलेटेड ये दोनों कंट्रीज जो है वो मिलके पहली बार होस्ट कर रही हैं। तो ये याद रखना है कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, इससे पहले कितनी कंट्रीज कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, 24 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी। इस बार 32 टीम्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दोस्तों एशियन कॉन्फेडरेशन के अंदर आता है, मतलब एशियन रीजन के अंदर आता है। न्यूजीलैंड ओशियानिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ओशियानिया रीजन के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये दो कॉन्फेडरेशन का मिलके जो है वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कराएगा। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी, मतलब ओशिनिया कॉन्फेडरेशन भी और साथ ही साथ जो है वो एशियन कॉन्फेडरेशन भी जो है वो होस्ट कर रहा है। और न्यूजीलैंड जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सीनियर वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया जा रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से, मतलब न्यूजीलैंड इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये अनाउंसमेंट किसकी तरफ से की गई है दोस्तों? फीफा की तरफ से की गई है। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे मिलेगा आपको? ज्यूरिच के अंदर मिलेगा, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको मिलेगा। मोटो क्या है दोस्तों? इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं जेनी और द गैनी इन्फेंटिनो। तो याद रखना है जेनी इन्फेंटिनो जो है वो इसके हेड हैं। और फीफा जो है वो एक अवार्ड भी देता है, वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड्स 1991 में उन्होंने स्टार्ट किया था और हर साल ये दिए जाते हैं। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2020 के बेस्ट फुटबॉलर मेल और बेस्ट फुटबॉलर जो है फीमेल वो किसको अवार्ड दिया गया। मैं आपको हिंट देता हूं, एक पोलैंड से बिलोंग करते हैं, एक इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विच पर्सन एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक बाय 6 months। तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो सीएमडी हैं वो कौन है, तो आंसर आप देख सकते हो, क्योंकि उनका टाइम पीरियड जो है वो क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो फटाफट बताएंगे कि आंसर जो है वो बेसिकली क्या होगा इसका, फटाफट। और बहुत से बच्चे आंसर बता चुके हैं। आंसर क्या होगा? राजेश कुमार छिब्बर होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? राजेश कुमार छिब्बर। तो इनका टाइम पीरियड दोस्तों बढ़ा दिया गया है। और टाइम पीरियड बढ़ाने का यहाँ पे मतलब क्या है? तो वैसे तो इनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होना था कौन से महीने में? अप्रैल 2021 में जो है वो ख़त्म हो जाना था। तो 2021 में इनका टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला था। लेकिन यार अब क्या होगा कि 6 महीने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, या फिर वो कहते हैं कि अगर जब तक कोई और बंदा नहीं लगा देते तब तक ये क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज 6 महीने जो है वो मैक्सिमम होगा। अदरवाइज जो भी पहले आएगा, मतलब अगर किसी और को लगाना है तो वो लगा सकते हैं बीच में। तो अपने याद रखना है कि आर के छिब्बर जी जो है वो करंटली क्या है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो है वो सीएमडी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक का? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1938 में इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया था। तो सारी चीजें याद रखनी है। और बाकी जो आप नाम देख रहे हो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो जे वेंकटरामो। तो जे वेंकटरामो कौन है? ये वेंकटरामो जो है वो बनाए गए थे एमडी एंड सीईओ ऑफ द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट एक नाम आप और देख रहे हो यहाँ पे, और वो किसका देख रहे हो? चरणजीत अत्रा का। वो क्या लगाए गए हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सीएफओ लगाए गए हैं एसबीआई के। नेक्स्ट एक बहुत फेमस नाम आप देख रहे हो, और वो नाम किसका है? वो नाम है क्रिस, मतलब क्रिस गोपाला कृष्णन या सेनापति गोपाला कृष्णन। तो यार फटाफट बताएंगे कि किसकी मैं बात कर रहा हूं, मतलब ये इनको किस पोस्ट पे जो है वो लगाया गया था। तो मैं ही आपको बता देता हूं कि आरबीआई का एक इनोवेशन हब था जिसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन लगाए गए थे? सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन। और इसको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी किया था। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, जो भी मैं आपको अपॉइंटमेंट्स बता चुका हूं। और आप फोटो देख सकते हो आर के छिब्बर जी का, जम्मू कश्मीर बैंक के चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं उनका टाइम पीरियड 6 महीने बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एज इट्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? फिर से यहाँ पे बात हो रही है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की, और उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है ओएनजीसी का। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ओएनजीसी के इससे पहले जो है वो कौन थे हेड, और अब जो है वो एडिशनल चार्ज किसको दे दिया गया है जब तक उनको परमानेंट नहीं लगाया जाता। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन जो है वो रिटायर हुए हैं, तो मतलब किसका टाइम पीरियड खत्म हुआ है। तो जिनका टाइम पीरियड दोस्तों खत्म हुआ है उनका नाम है शशि शंकर जी। तो हमने बहुत बार किया है कि ओएनजीसी के चेयरमैन और एमडी कौन है? शशि शंकर जी हैं, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं। अब नया किसको लगाया गया दोस्तों? अब लगाया गया सुभाष कुमार जी को। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका डी होगा। सुभाष कुमार क्या होगा इसका आंसर होगा। और हमने दोस्तों कल एक क्वेश्चन किया था। कल कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? कल एक क्वेश्चन किया था अनीश शाह जी के नाम से।
अनीश शाह जी को क्या अपॉइंट किया गया था? एमडी एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो हमने ये क्वेश्चन कल परसों जो है वो हमने इसको कवर किया, 31 मार्च को हमने इसको कवर किया था। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट आपके पास और है, और वो अपॉइंटमेंट किसकी है दोस्तों? वो अपॉइंटमेंट आपके पास जय शाह की। जय शाह क्या बनाए गए हैं? जय शाह बनाए गए प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो ये भी आपने याद रखना है, अमित शाह जी के बेटे हैं प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो मैं हर बार आपको ऑप्शन से काफी अपॉइंटमेंट्स करवा देता हूं, तो ये आपने याद रखना है। तो ओएनजीसी के कौन अपॉइंट किए गए हैं? सुभाष कुमार, मतलब आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। और शशि शंकर जी फॉर्मर हैं, तो फॉर्मर भी जो है वो आपने जरूर याद रखना है। ओएनजीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमने यार 700+ का टारगेट जो है वो अचीव करना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन participated on the first ever World Immunization and Logistics Summit 2021. Which country hosted this summit? और यार ये जो समिट है ये इसलिए लगाई गई या इसलिए इसका आयोजन किया गया ताकि ये जान सकें या इसके बारे में डिस्कस कर सकें कि पूरे वर्ल्ड में हम वैक्सीनेशन के बारे में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से जो है वो लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव किसकी तरफ से लिया गया था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से लिया गया था, इसलिए इसको होस्ट भी कौन कर रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपने याद क्या रखना है इस क्वेश्चन के अंदर? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2021 ये कौन सी कंट्री होस्ट करती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इंडिया की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट नाम जो है वो याद रहेगा। तो आप देख सकते हो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से जो है वो एड्रेस किया है। और इसका मेन थीम जो है वो दोस्तों क्या है? कोलैबोरेशन, कॉपरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, और इसके लिए जो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी है? वो है होप कंसोर्टियम। तो याद रखना है, होप कंसोर्टियम एक ग्रुप था, या आप कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म था, जो किसने स्टार्ट किया था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से स्टार्ट किया गया था, इसीलिए ताकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम ग्लोबल वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। कोई भी लोग, चाहे वो गरीब हैं, चाहे किसी भी तबके से आते हैं, किसी भी तरह से आते हैं, उनको वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो होप कंसोर्टियम फर्स्ट एवर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 कहां पे हुई है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई है। और होप कंसोर्टियम जो है वो लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अबू धाबी, मतलब मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, ताकि ग्लोबल वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और होप कंसोर्टियम का एक टारगेट रखा हुआ था, कि कमिटमेंट थी कि हमने कोविड-19 पैंडेमिक के अगेंस्ट जो है वो कम से कम जो है वो 18 बिलियन वैक्सीन डोजेज जो है वो कंप्लीट करनी है 2021 के एंड तक। और ये ओनली गल्फ कंट्रीज के लिए या इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे ये उन्होंने बनाया है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों और कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सिर्फ इसमें वर्ड जो याद रखना है वो इस समिट के बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच बैंक लॉन्च्ड ए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स अलॉन्ग विद ग्लोबल ई कॉमर्स मेजर Amazon एंड द कार्ड्स मेजर वीजा एज देयर पार्टनर? तो यार कौन से बैंक जो हैं वो एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पेमेंट्स को लेके, और वो किसके साथ मिलके ऐसा कर रहे हैं? अमेजॉन के साथ मिलके और वीजा के साथ मिलके। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढना है जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, और वर्ड वो क्या है? वो वर्ड है आपके पास न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि यार ये NUE जो है वो होता क्या है, मतलब ये न्यू जो अम्ब्रेला एंटिटी है ये क्या होता है? ये RBI की तरफ से घोषणा की गई थी कि कोई भी नॉन प्रॉफिट एंटिटी जो है वो NPI के साथ मिलके जो, या NPI की NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ परमिशन लेके जो है वो एक नया पेमेंट सिस्टम जो है वो बना सकती हैं। उसमें एक से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो क्या हो सकती हैं? इन्वॉल्व हो सकती हैं। वो अपने ATMs जो हैं वो लगा सकते हैं, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स जो हैं वो लगा सकते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट जो है वो दे सकते हैं। मतलब एक नया पेमेंट सिस्टम जो है वो क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा? नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, नए पेमेंट मेथड आएंगे, उसमें नए स्टैंडर्ड्स होंगे, उसमें रिस्क जो है वो क्या होगा? कम होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। तो वो एक कंपनी नहीं, वो क्योंकि यहां पे लिखा हुआ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, मतलब उसमें बहुत सी कंपनी जो है वो क्या हो जाएंगी? इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इसके अंदर एक तो अमेजॉन इन्वॉल्व है दोस्तों, इसमें एक वीजा इन्वॉल्व है, दो बैंक इन्वॉल्व हैं। दो बैंक कह रहा हूं तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ A&C होगा, मतलब ICIC भी होगा और साथ में क्या होगा? एक्सिस बैंक भी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो अमेजॉन, एक्सिस बैंक, ICIC और वीजा, चारों की चारों कंपनीज मिलके एक नया पेमेंट सिस्टम जो है वो बनाएंगे, जिसको न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के अंदर रखा जाएगा। और ये प्रोवाइड कौन करते हैं?
था, ये आरबीआई की तरफ से अनाउंस किया गया था कि आप ऐसा कर सकते हो। और आरबीआई ने कहा था अगर कोई नया अपने अम्ब्रेला एंटिटी बनानी है तो आप जो है वो मार्च से पहले पहले जो है इसको बता दोगे, मतलब 31 मार्च 2021 से पहले पहले रजिस्टर आप कर लोगे। तो ये उन्होंने बता दिया है, जिसमें आईसीआईसी बैंक 20% पैसा डालेगा, एक्सिस बैंक 20% डालेगा, मतलब दोनों की को लैंडिंग होगी, तो टोटल 40% यहाँ पे हो जाएगा। अमेजॉन 15%, बिल्डेस्क 15%, पाइन लैब्स 50% और वीजा 15%, तो 16% इन 4 कंपनी से आ जाएगा। मतलब टोटल 6 कंपनीज मिलके जो है 100% स्टेक जो है वो इसमें लेंगे। और आरबीआई में बता चुका हूं, फिक्स कर चुका है कि 31 मार्च 2021 से पहले पहले इसको रजिस्टर करना था, और वो ऑलरेडी जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनी है, इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री बना चुके हैं फेसबुक और गूगल के साथ, पेटीएम बना चुका है ओला के साथ, टाटा ग्रुप बना चुका है मास्टर कार्ड, एयरटेल, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी के साथ मिलके। तो मतलब कोई ना कोई जो है वो इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरह से, ताकि एक नया पेमेंट सिस्टम जो है वो क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। इससे क्या होगा, फायदा होगा, मतलब नई लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में आएगी, नया रिटेल पेमेंट सिस्टम जो है वो सामने आएगा, फ्रॉड्स कम होंगे, और साथ ही साथ जो है वो आप कह सकते हो कि रिस्क जो है वो यहाँ पे कम होंगे, लेकिन लिक्विडिटी मार्केट में क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इसके लिए एक दिशा निर्देश जो है वो आरबीआई की तरफ से दिए गए हैं कि इसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ रुपीस होने चाहिए। जो बैंकिंग के स्टूडेंट है वो ध्यान से नोट कर लो, मिनिमम पेड अप कैपिटल इसके लिए 500 करोड़ रुपए होने चाहिए, मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 300 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। तो याद रहेंगे, बिल्कुल याद है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें अलाउड है, मतलब अगर फॉरेन कंपनी के साथ कोई टाई अप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहां पे इन्वॉल्व हैं दोस्तों 2 बैंक, पहले इसको रब कर देते हैं। 2 बैंक है आपके पास, एक तो आपके पास कौन सा है, आईसीआईसीआई। आईसीआईसी का याद रखेंगे, आईसीआईसी के जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, संदीप बख्शी हैं, याद रहेगा बिल्कुल। और टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, बिल्कुल याद रहेगा, हम है ना ख्याल आपका। हेडक्वार्टर मुंबई है, और कब स्टैब्लिश किया गया था, 1995 में। ऐसी एक्सिस बैंक का भी आपने याद रखनी है, एक्सिस बैंक 1994 में बनाया गया था, बेसिकली इसको चलाया 4 में गया था, बनाया 1993 में गया था। एमडी और सीईओ कौन है, अमिताभ भट्टाचार्य, बिल्कुल याद रखेंगे, अमिताभ चौधरी, सॉरी नॉट भट्टाचार्य, अमिताभ चौधरी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई, सेम। और टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये चारों चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आरबीआई फिक्स द वेज एंड मीन एडवांसेस लिमिट टू रुपीज डैश फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 22 का फर्स्ट हाफ, मतलब मैं कौन से महीने की बात कर रहा हूं, यहां पे बात कर रहा हूं अप्रैल से लेके कहां तक की, सितंबर तक की, क्योंकि फिर अक्टूबर से लेके जो मार्च तक का होगा वो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 होगा। तो आरबीआई ने वेज एंड मीन एडवांसेस की लिमिट को रिवाइज किया है। और सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि वेज एंड मीन एडवांसेस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं। तो यार जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई कुछ करेंसी को प्रिंट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेज एंड मीन एडवांसेस। लेकिन ये वेज एंड मीन एडवांसेस आरबीआई उनको ऐसे ही नहीं दे देगा, आरबीआई ये उनको देता है 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए देगा। और 90 डेज के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेगा इसके ऊपर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या पे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जो उस टाइम पीरियड पे क्या चल रहा होगा, रेपो रेट चल रहा होगा। जैसे कि आजकल कितना चल रहा है, 4%। तो इसका मतलब अगर आज कोई पैसा विड्रॉ करना है वेज एंड मीन एडवांसेस के थ्रू, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है, क्योंकि वो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है, तो वो 4% इंटरेस्ट लेगा। और कितने टाइम के लिए बोरो करेंगे वो मनी, 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर 90 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड एक्सीड कर जाता है, वो वापस नहीं कर पाते, तो उसको ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, रेपो रेट से 2% जो है वो प्लस हो जाएगा, मतलब अगर आज के अकॉर्डिंग देखें तो 6% जो है वो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यार एक्चुअल में वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होता है, और खास करके जो बैंकिंग के स्टूडेंट उनके लिए तो यार ये सिंपल चीज है और उसको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हाफ के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कितना होगा, फर्स्ट हाफ के लिए दोस्तों होगा 1.2 लाख करोड़। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। 1.2 लाख करोड़ जो है वो फर्स्ट हाफ के लिए प्रिंट करवाया जा सकता है 90 डेज के लिए। इंटरेस्टेड मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अक्टूबर 2020 और मार्च 2021 तक जो है वो 1.25 कर दिया गया था, बिकॉज ऑफ कोविड-19 ज़्यादा पैसे की जरूरत थी तो थोड़ा सा बढ़ाया गया था। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 21 की, और सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 1.25 लाख कर, लेकिन अभी का आपने याद रखना है 1.2 लाख करोड़ है। और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट हाफ के लिए ये रहेगा, और सेकेंड हाफ के लिए हम बाद में देखेंगे कि कितना उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये पेंडेमिक के लिए बढ़ाया गया, अदरवाइज ये अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा
बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, इससे पहले कम होता था ये। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में सबको पता ही है कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं वो 4 होते हैं, और गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास हैं, और वो कौन से गवर्नर हैं, 25th गवर्नर हैं किसके, आरबीआई के। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसमें कुछ भी पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु डेवलप्ड न्यू एल्गोरिदम फॉर ट्रैकिंग द सोलर इरप्शंस। और यार ये काम आएंगी, सोलर इरप्शन को हमने ट्रैक करना है कि कितनी सोलर इरप्शंस हो रही हैं और कितना मास जो है वो उसमें से बाहर आ रहा है, खास करके जो सोलर इरप्शंस में से आ रहा है, ये हमें काम आएगा कौन से मिशन में, आदित्य L1 मिशन, जो कि हमारा सबसे पहला सोलर मिशन होगा इंडिया का। और गाइस ये कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो इसके न्यू एल्गोरिथम को डेवलप कर चुकी है, और वो कर चुकी है एरिस इंस्टीट्यूशन। और गाइस आपको पता होना चाहिए मैं कौन से इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। किसकी बात कर रहा हूं, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस की जो है वो यहां पे बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैनीताल के अंदर। नैनीताल कहां पे दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर। तो नया एल्गोरिदम डेवलप कर लिया जिसको नाम क्या दिया गया है, सिस्को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, सिस्को। सिस्को का मतलब है सीएमई आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना। तो वहां पे ये डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे कि कितनी सोलर इरप्शन हो रही है इनर कोरोना के अंदर, सन के अंदर। और ये एल्गोरिदम काम आएगा, मैं पहले बता चुका हूं, आदित्य L1 में। और वो मिशन इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा जो कि हम 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्टिंग में लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक जो टाइमलाइन है वो 2022 ही है। तो आप यहां पे देख सकते हो, साइंटिस्ट डेवलप न्यू टेक्निक टू ट्रैक सोलर इरप्शंस एंड टू बी यूज्ड इन द इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। और सबसे पहले सोलर मिशन में इसको यूज किया जाएगा। इस चीज को आपने याद रखना है। और ये भी याद रखेंगे कि आदित्य L मिशन को कौन भेज रहा है, ये भेज रहा है दोस्तों एक ही ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, कौन सी, इसरो। और उन्होंने और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया, लेकिन इसरो की तरफ से इसको भेजा जा रहा है। इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता है बेंगलुरु, और इसके हेड कौन है, के सिवान है। और ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है, इस चीज को आपने याद रखना है। तो बहुत सी चीजें हम कर चुके हैं, और ये एल्गोरिदम का नाम जरूर याद रखना है, सिस्को, CIISCO। और इसका मतलब है सीएमई आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना। और ये डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा सोलर इरप्शंस को और इनर कोरोना में जो हो रही हैं। और ये एल्गोरिदम कब यूज किया जाएगा, आदित्य L1 में। और मैं बता चुका हूं कि इजेक्शन जो सन से आती है उनको टेक्निकली क्या कहा जाता है, कोरोनल मास इजेक्शंस। तो इसको जो है वो स्टडी किया जाएगा। और मैं बता चुका हूं आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस की तरफ से इसको डेवलप किया गया है, और इसकी लोकेशन कहां पे, नैनीताल, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू डिप्लॉय इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब एक सेंसर्स लगाएंगे जो कि इंटरनेट बेस्ड होंगे, फॉर मॉनिटरिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम इन मोर देन 6 लाख विलेजेस। तो 6 लाख गांव में जो है वो सेंसर्स लगाए जाएंगे, ये मॉनिटर करने के लिए ये पानी उन तक पहुंच रहा है, सही क्वालिटी और क्वांटिटी में पानी जो है पहुंच रहा है। लेकिन इसको 2020 में जो है वो डेमो बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया था। कितनी स्टेट्स में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था, तो फटाफट बताएंगे दोस्तों। आंसर जो है वो क्या होगा, फटाफट 6 लाख विलेजेस, मतलब छोटी बात नहीं है। और ये पायलट बेसिस पे जो है वो सितंबर 2020 में स्टार्ट कर दिया गया था। और कितनी स्टेट्स में स्टार्ट किया गया था दोस्तों, 5 स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया गया था। कौन कौन सी, उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था, राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, गुजरात में स्टार्ट किया गया था, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो डेमो बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब तो ये पूरे इंडिया में हो जाएगा और 6 लाख विलेजेस में इसको किया जाएगा। और आपको पता है जल जीवन मिशन के तहत हमारा टारगेट है कि हमने 2024 तक हमने पूरे रूरल हाउस होल्ड में, पूरे इंडिया में हमने जो है वो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर देने हैं। और ये मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2019 में जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। और कौन है यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हैं दोस्तों गजेंद्र शेखावत जी। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। इस चीज को आपने याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जल जीवन मिशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, सेंसर बेस्ड जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगेंगे इसमें, जो कि रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम को चेक करेगा, मॉनिटर करेगा। तो एक नया सिस्टम जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट, मनसुख मंदाविया इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज शिप सर्विस बिटवीन। तो 2 स्टेशंस के बीच में जो है वो क्रूज शिप जो है वो बना दिया गया है। और ये इंडिया का टूरिज्म तो इंक्रीज करेगा ही करेगा साथ में, लेकिन पैसेंजर्स को भी ट्रैवल करने में क्या होगी, आसानी होगी। और आपको पता है दोस्तों मैं कौन सी मिनिस्ट्री की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मनसुख मंदाविया जी की बात कर रहा हूँ, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो कंबाइन कर दिया गया मिनिस्ट्रीज को, तो पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, तो तीनों को कंबाइन करके ये बन चुका है।
और ये कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो दोस्तों स्टार्ट किया गया है, ये सूरत से लेके दोस्तों दीव तक जो है वो इसको लॉन्च किया गया। तो याद रखना है, सूरत से लेके दीव तक, एक सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको ऐसे ही याद कर लो, सूरत से लेके दीव तक जो है वो इसको स्टार्ट किया गया। और इंडिया का जो पोर्ट पैसेंजर है वो इंक्रीज हो चुका है बहुत ज़्यादा। पहले 1 लाख पैसेंजर्स होते थे 2014 में, लेकिन अब 4.5 लाख पैसेंजर हो चुके हैं 2020 में। तो 6 सालों के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 4 गुना पैसेंजर जो है वो बढ़ चुके हैं। और इंडियन गवर्नमेंट और भी यार प्लान कर रही है कि 6 इंटरनेशनल क्रूज जो है वो हम लेके आए, जो कि 3 वेस्टर्न कोस्ट पे बनाएंगे, 3 ईस्टर्न कोस्ट पे बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री मनसुख मंडाविया जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के, तो उन्होंने ये उद्घाटन किया है। इस तरह का ये जो है वो आपको क्रूज सर्विस जो है वो दिखेगी। और इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम रखा गया। लाइक जैसे उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंदर जो फ्लाइट्स के चार्जेस बहुत ही कम रखेंगे, इसमें भी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ के आसपास जो है वो रखी गई है। और 13 से 14 घंटे की जो है वो मान रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगी, जर्नी होंगी। और सारी तरह की फैसिलिटीज जो है वो इसमें प्रोवाइडेड होंगी। 300 पैसेंजर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। 16 कैबिन्स होंगे और इसमें सारी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो और 2 ट्रिप्स जो है वो 1 वीक के अंदर जो है वो लगाए जाएंगे। तो मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है बन रहा है इंडिया के अंदर। 6 इंटरनेशनल क्रूज बनाए जाएंगे, मुंबई, गोवा और कोची मतलब केरला में, 3 ईस्टर्न कोस्ट में, विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश, कलकत्ता और चेन्नई मतलब तमिलनाडु। और रिसेंटली आपको पता है 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक रोपैक्स सर्विस जो है वो स्टार्ट की थी हजीरा से लेके घोघा तक, बिटवीन सूरत एंड भावनगर इन गुजरात। अभी भी जो है वो ये जो हम कह रहे हैं पोर्ट ऑफ सूरत, मतलब यहीं पे बात करें हजीरा, पोर्ट ऑफ सूरत मतलब हजीरा की बात हो रही है, तो हजीरा और दीव के बीच में। तो क्वेश्चन याद रहेगा, बिल्कुल सेम है। और दोस्तों याद रखना है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, मनसुख एल मंडाविया, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, पलिताना। कौन सी है, पलिताना, और वो गुजरात से ही है, इसलिए गुजरात के अंदर उन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अटेंडेड द 4th एडिशन ऑफ पूर्वांचल फेस्टिवल माटी। दिस इज होस्टेड बाय विच यूनियन टेरिटरी। तो एक फेस्टिवल जिसको जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अटेंड किया, ये 4th एडिशन है उस पूर्वांचल फेस्टिवल का, और उसका नाम है माटी। और ये किसने होस्ट किया, तो ज़्यादातर बच्चे बता रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर गलत है। ये होस्ट किया किसने, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में जो ये पूर्वांचल कल्चर है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन आपको यार पता होना चाहिए कि पूर्वांचल किसको कहा जाता है। पूर्वांचल का मतलब है एक जोग्राफिकल एरिया जो कि ईस्टर्न एंड पार्ट है उत्तर प्रदेश का, और एंशियंट रीजन है पूरे इंडिया का, क्योंकि ये जो डेवलप हुआ है पूरा का पूरा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ जो है वो डेवलप हुआ है। और पूर्वांचल को लैंड ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि पूर्वांचल का जो कल्चर है, पूर्वांचल की जो हम कह सकते हैं इंडिजनाइजेशन है, जो उनका अपनापन है, जो उनके अंदर लोग बसते हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर भी उसको दोबारा से जगाने के लिए, उनकी बिलोंगिंगनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये माटी नाम से जो है वो एक फेस्टिवल लॉन्च किया गया। और सबसे पहले ये 2018 में ये फैसला लिया गया था कि इस तरह का फेस्टिवल पूर्वांचल कल्चर को जागरूक करने के लिए होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन माटी फेस्टिवल को आपने याद रखना है कि किस एरिया के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, और लेकिन चैनल को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करना अपने चैनल को। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, रिसेंटली विच साइट इन महाराष्ट्र नेम एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती है दोस्तों, उस साइट को डिक्लेयर किया जाता है जो कि बहुत ही फर्जाइल साइट हो, मतलब खत्म होने के कगार पे हो या खत्म हो सकती है जल्दी, तो उसको ये डिक्लेयर किया जाता है। और रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया गया, अंबोली को डिक्लेयर किया गया। अंबोली कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर है। और बाकी जो साइट्स देख रहे हो ये भी दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। लाइक आप देख रहे हो लंडोर खोरी पार्क, ये भी महाराष्ट्र में, ग्लोरी ऑफ अलापली ये भी महाराष्ट्र में, गणेश खिंड ये भी महाराष्ट्र में है। लेकिन रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया गया, अंबोली को डिक्लेयर किया गया है। तो आप देख सकते हो ये स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र डिक्लेयर कर चुकी है अंबोली रीजन, जो कि वेस्टर्न घाट में सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो इसको ध्यान से पढ़ लें। और ये क्यों ऐसा डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज जो है वो यहाँ पे मिली थी। और वो नाम क्या है उस फ्रेश वाटर फिश का, वो नाम है शिशिस्तुरा हिरण्याकेशी। तो सिर्फ जो है वो थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लें
ताकि आपको ऑप्शन से देख के याद आ जाए। और किसको डिक्लेयर किया जाता है? जो यूनिक इकोलॉजिकली फर्जाइल इकोसिस्टम है, चाहे वो मतलब आप कह सकते हो पानी का एरिया, चाहे वो टेरिस्ट्रियल है मतलब बाउंड्री है उसकी, कोस्टल है, चाहे वो इनलैंड वाटर है, मेरीन बॉडी है जहां पे पानी जमा हुआ हुआ है, तो उसको डिक्लेयर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, और ये लोकल बॉडीज के साथ कंसल्ट करके इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें स्ट्रेस जो है वो क्वेश्चन में नहीं लेना। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है एम प्राइम, अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, लॉन्च टू सपोर्ट साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स। तो सिंपल है, हम इस क्वेश्चन को बहुत पहले भी कवर कर चुके हैं कि जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है उसके तहत जो है वो इन्होंने एक प्राइम नाम से एक स्टार्ट किया था। प्राइम का मतलब है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये प्रमोट करते हैं साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स क्रॉस इंडिया। तो 12 महीने के अंदर ये अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे जहां पे ये नए स्टार्टअप्स को क्या कहेंगे, प्रोत्साहन करेंगे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। तो सिंपल है, और ये एम का जरूर याद रखना आपने, अटल इनोवेशन मिशन का, कि ये नीति आयोग का एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। और अटल इनोवेशन मिशन के जो मिशन डायरेक्टर हैं वो कौन है? रमन, इसको याद रखना है, रामनाथन। तो नेक्स्ट आते हैं, इंडिया जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो इन द रेंज ऑफ 7.5% टू 12.5% फाइनेंशियल ईयर 22 में। और ये किसकी तरफ से दोस्तों प्रेडिक्ट किया गया है? ये आपने याद रख लेना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन कौन से दोस्तों? वर्ल्ड बैंक। और उनकी प्रोजेक्शन है कि 7.5% से लेकर 12.5% के बीच में जो है वो ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर, मतलब 2021-22 के अंदर। और उन्होंने पहले ये प्रेडिक्ट किया हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंडिया का जीडीपी -8.5%। और अभी डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो 31 मार्च जा चुका है और फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हो चुका है। तो वर्ल्ड बैंक का आपको पता है 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसको आईएमएफ के साथ ही जो है वो बनाया गया था। और कितनी कंट्रीज मेंबर है? 189 कंट्रीज मेंबर हैं। नेक्स्ट आते हैं, जीई पावर इंडिया साइंस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर। और आपको पता है दोस्तों, ये जो जीई पावर है और रिलायंस का ये टाई अप है, ये सिक्योरिटी को लेके है, मतलब ये मेंटेनेंस को लेके है कि कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि रिलायंस एक प्रोजेक्ट लगा रहा है, बेसिकली एलएनजी एंड पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर, जिसमें जापान जो है वो साथ दे रहा है। जापान की कंपनी है जेरा, तो वो जो है वो इसमें क्या दे रही है? साथ दे रही है वहां पे बांग्लादेश में इस एलएनजी प्रोजेक्ट को बनाने में। और ये ऑलमोस्ट 2023 के स्टार्टिंग में माना जा रहा है कि ये स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस को जनरेट किया जाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाएगी। तो मतलब ये प्रोजेक्ट कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है रिलायंस और जेरा। लेकिन इसमें जो मेंटेनेंस का जो पूरा का पूरा चार्ज दिया गया है वो जीई पावर इंडिया को दिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा बस एक बार पढ़ना है, इसको और नहीं कुछ करना। नेक्स्ट, इंडियन जर्नलिस्ट एंड ऑथर अनिल दारकर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 74। तो इसमें सिर्फ आपने याद रखना एक तो कैटेगरी कि वो किस फील्ड से जो है वो बिलोंग करते थे, ये आप जरूर याद रखेंगे। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट और राइटर थे। और बस इतनी 2-3 चीजें जो है वो आपने इसमें याद रख लेनी है। नेक्स्ट, मान्यकोंडा यात्रा आइडल शिफ्टिंग फेस्टिवल फ्रॉम ओडिशा टू आंध्रा सक्सेसफुली कंडक्टेड। तो एक लोकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ना है कि ये आपको याद होना चाहिए कि मान्यकोंडा यात्रा है एक। तो इसमें 4 आइडल्स को जो है वो शिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब 4 डीटीज जो हैं, मतलब 4 जो मूर्तियां हैं उसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। जिसमें एक का नाम है कन्नामराजू, एक का है बप्पी राजू, एक का है पोथू राजू, एक का है मुथेलामा। तो उनको शिफ्ट किया जाता है कहाँ से? उनको शिफ्ट किया जाता है मलकानगिरी ओडिशा से कहाँ तक? पोल्लूरू विलेज आंध्र प्रदेश तक। तो मतलब और इसमें कुछ नहीं, और बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिटेन्स द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। तो यार मतलब आपने इसमें कुछ याद नहीं रखना कि कितना इंटरेस्ट है, सिर्फ ये एक न्यूज़ है आपके लिए कि पोस्ट सेविंग जो अकाउंट का इंटरेस्ट है वो 4% ही रहेगा। ठीक है, 1 ईयर टाइम डिपॉजिट का 5.5% है, 2 का भी, 3 का भी, 5 ईयर का बढ़ जाएगा 6.7 रहेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट उन्होंने रिटेन रखे हैं फॉर Q1, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के लिए उन्होंने ऐसा रखा है। 4 क्वार्टर्स होते हैं आपको पता है, और फर्स्ट क्वार्टर के लिए ऐसा रखा गया, पहले 3 महीनों के लिए।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, और 1 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन क्या था, गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ विच। तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो किससे रिलेटेड थे, और काफी बच्चों ने यार आंसर थोड़ा सा हैरानीजनक बताया, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है, आप जरूर चेक कर ले कि आंसर बच्चे बता रहे हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन। यार ऑयल सीड प्रोडक्शन में आपको बताना चाहूंगा, ऑयल सीड प्रोडक्शन जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, वो है येलो रेवोल्यूशन के साथ। तो बच्चे गलत आंसर दे रहे थे। आंसर क्या होगा इसका, हॉर्टिकल्चर के लिए था दोस्तों गोल्डन रेवोल्यूशन। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर्स उसमें है, वेजिटेबल्स उसमें है, फ्रूट्स उसमें है, हनी उसमें है, तो ये सारी चीजें जो किसमें आएंगी, हॉर्टिकल्चर। तो एग्जैक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, सी होगा बिल्कुल। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गोल्डन फाइबर होगा, मैंने कल भी बताया था आपको। गोल्डन फाइबर मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जूट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब 2 अप्रैल का क्वेश्चन क्या है, हु रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था। तो आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो गाइस हमें 700+ लाइक्स चाहिए ही चाहिए, आपने इसको प्रोवाइड करना, आप ही लोग जो है वो इसको प्रोवाइड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार जो है वो इस वीडियो को देख रहे हो, यार बेल बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि यही आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम तक पहुंचा सकता है। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा अगर आप इसी तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहोगे हमारी पीडीएफ से, और वीडियोस को देखते रहोगे। और पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको 1 साल के और 2 साल के करंट अफेयर्स जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। दोनों का प्राइस बहुत ज्यादा कम है, आप एक बार चेक जरूर करें और आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइज आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके ऊपर अगर आप इस कोड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और 2020 के करंट अफेयर करने के लिए वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और 6 महीने और 1 साल के करंट अफेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइज मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन, हमेशा इंजॉय करें, हमेशा इंजॉय करें। जो टाइम चल रहा है, अगर आप बुरा चल रहा है तो वो भी गुजर जाएगा यार, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत ही ज्यादा जो है वो उसको हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि वो भी गुजर जाएगा। तो दोनों ही चीजें हैं। तो इसका मतलब हमेशा जो है वो अपने आप को स्टेबल रखें, खुश रखें, सबसे बड़ी बात है खुश रखें, अपने आसपास के फैमिली मेंबर्स को आप खुश रखें, यही आपको जो है वो आगे लेके जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि खुश रहेंगे तो एग्जाम जो है वो आपका जल्दी क्लियर होगा, क्योंकि जो जीवन है उसको हंस के ही जिया जा सकता है। अदरवाइज तो आपको जो है वो एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा और वैसे भी स्ट्रेस लेवल जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। कल मिलेंगे हम।